नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल सिंह है और मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। तो चलिए आज एक कहानी आपको भी सुनाता हूँ। ये एक फ़ौजी की कहानी है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। दिवाली की वो शाम मुझे कभी नहीं भूलती। पूरे गांव में हंसी खुशी और हर्षोल्लास का मंजर था। हर घर दियों की रोशनी से जगमगा रहा था। सभी नए नवेले कपड़े पहने हुए थे। पटाखों के शोर से कान फूटे जा रहे थे। कभी रॉकेट के शूर से गुजरने की आवाज़, तो कभी चटाई के चटचटाने की आवाज़। मेरे घर बाबा से मिलने जयवीर काका आए हुए थे। वो हमारे बाबा के मित्र हैं, यही पास वाले गांव में ही रहते हैं। उनके साथ उनका बेटा भी आया हुआ था, जो कि मेरी ही उम्र का था। हाँ, बचपन में देखा था उसे, पर अब बहुत दिनों बाद आया था। बचपन में हमारा काफ़ी अच्छा दोस्त हुआ करता था। शहर गया था पढ़ने के लिए। लाल कुर्ते में था वो बाबा लोगों के साथ बाहर ही बैठा हुआ था। मैं अंदर बैठी आंगन में इंतज़ार कर रही थी कि अभी अंदर आएगा तो दिवाली की शुभकामनाएं दे दूंगी, पर वो तो बाहर से ही चला गया। तो मैंने भी कहा कि हम मरे थोड़ी जा रहे हैं किसी को शुभकामनाएं देने के लिए, हमारी दिवाली तो ऐसे ही अच्छी है। लगभग 4 दिन बाद मैं अपने कॉलेज से लौट रही थी तो मुझे वो फिर से दिखा। मैंने झट से अपने बाल संवार लिए और अपनी दुपट्टे की सिलवटें संवार ली, जैसे मानो वो मुझे ही देखने तो आया हो। पर उनको कहाँ फुर्सती में तब देखने की, वो जनाब तो अपनी मस्ती में चूर थे। आज शाम वो बिना किसी कारण ही हमारे घर आ गया था और बाबा के पास बैठकर बाबा से पंचायत करने लगा। और बातें तो ऐसे करता है जैसे मानो बाबा का कोई हम उम्र हो। मैं बाबा को खाना देने बाहर आई तो मैंने नजर चुराकर उसे देखने की कोशिश की और कामयाब भी हो गई। पर मजाल है उस बंदे ने मेरी तरफ एक बार भी देखा हो। बताइए, ऐसे करता है क्या कोई? अब वो रोज़ शाम को 6 बजे नियमित रूप से हमारे घर आने लगा था। न जाने क्या ऐसा कारण था, वो पापा के पास आकर बैठ के बातें करता था और ऐसा लगता था मानो वो बाबा के दोस्त का बेटा नहीं, बाबा का दोस्त ही हो। पर जब तक वो बाहर बैठा होता था, मेरा किसी काम में मन नहीं लगता था। मैं बार बार कोई ना कोई वजह से बाहर जाती ही रहती थी। कभी दीनू को रोटी डालने, तो कभी माया को चारा डालने। दीनू हमारे कुत्ते का नाम है और माया हमारी गैया है। वो बाबा से बैठकर देश की, फौज की, राजनीति की और बहुत सारी बातें किया करता था। क्योंकि पापा हमारे आर्मी से रिटायर हैं, तो वो भी उसकी बातों में बहुत रुचि लेते थे और दोनों बैठकर घंटों बातें किया करते थे। जनाब को फौज में जाने का भूत सवार था। माँ बाप का अकेला था, तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि वो उनसे कहीं दूर जाए, और शायद मैं भी ऐसा ही कुछ चाहती थी। पर मेरे बाबा थे जो उसकी उम्मीदों को पर लगाकर उसे आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया करते थे। वो जी जान से फौज में जाने की तैयारी कर रहा था और मैं उसके दिल में। 8 महीने बाद, जुलाई का महीना था, 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। गांव की हर सड़क पे पानी भरा हुआ था और वो भीगते भीगते दौड़ते हुए हमारे घर आया। बहुत खुश है वो, उसका फौज में सिलेक्शन हो गया है। हाँ, ये जानकर मुझे थोड़ा दुख हुआ, पर उसकी खुशी देखकर मैं कैसे दुखी हो सकती थी। अब कुछ दिनों में चला जाएगा वो ट्रेनिंग पर। मैं तो यही सोच सोच के सूखी जा रही थी। फिर उसके जाने का दिन आ गया। सबको रुलाकर खुश है वो। उसके माँ बाप को छोड़कर जा रहा है। वो कभी नहीं चाहते थे कि वो उसे छोड़कर कहीं जाए। आया था घर बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए। बाबा के पैर वैर छुए और अपना बैग उठाकर चल दिया। मैं छत के बारजे पर खड़ी होकर उसे देख रही थी। वो चलता जा रहा था, मैं उसे देखती रही। वो धीरे धीरे धुंधला सा होता जा रहा था। अब मेरी धड़कनें तेज होती जा रही थी। वो जब तक आंखों से ओझल नहीं हो गया, मैं उसे देखती रही। एक अजीब सी बेचैनी, एक अजीब सी व्याकुलता मेरे मन में बढ़ती ही जा रही थी। पता नहीं मुझे क्या हो रहा था। पर अब जब वो जा चुका है तो मेरे सारे आचार विचार हिल चुके थे। मैं हमेशा उसके बारे में ही सोचती रहती। रातों में आंगन में लेटी मैं तारों से अपनी शिकायतें किया करती थी और जो कुछ भी मैं उससे कहना चाहती थी, मैं सभी कागज़ पे लिख दिया करती थी। पर कोई फ़ायदा क्या था इन चीज़ों का? ये सब चीज़ें मुझे ही पागल बना रही थी। उसको गए लगभग 6 महीने हो गए हैं। एक रोज़ जब मैं सुबह उठी तो मैंने उठकर अपना नॉर्मल सब डेली रूटीन वाला काम किया और मैं खाना वाना बनाकर बाबा को खाना खिलाकर मैं कॉलेज के लिए निकल गई। और आज जब मैं कॉलेज से वापस आई तो मेरे घर के बाहर बहुत भीड़ लगी हुई थी।
तो मैं भीड़ देखकर घबरा गई कि क्यों भीड़। मुझे लगा बाबा, क्योंकि मैं एक बार अम्मा को तो खो चुकी हूँ, अब हे भगवान क्या हुआ होगा। मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैंने भीड़ से झांक कर देखने की कोशिश भी की, पर मुझे कुछ दिखा नहीं गई। और मैंने जब अंदर जाने की कोशिश की तो मैंने देखा कि जनाब ट्रेनिंग से वापस आ गए हैं और सीधा हमारे घर ही चले आए थे, वर्दी में थे एकदम। आज उसने मुझे पलट कर देखा और देखकर एक मुस्कान दी। मैं तो इतने में ही खुश हो गई थी। आज का दिन बीत गया। दूसरे दिन जब मैं कॉलेज के लिए निकली तो मुझे एक छोटे लड़के ने रास्ते में रोक लिया। मुझे लगा ये बच्चा मुझे छेड़ने आया है क्या। मैंने उस लड़के से कहा, लड़के रास्ता क्यों रोका तुमने? बोला दीदी मुझे कुछ देना है। मैंने कहा दो, क्या देने आए हो? उसने अपनी हाफ पैंट की हाफ जेब से कागज़ निकाला और मेरी तरफ किया। मैंने कहा क्या है ये? बोला पता नहीं। मैंने कहा तुम्हारा नहीं है? बोला मुझे लिखना थोड़ी ना आता है। मैंने कहा फिर? बोला एक भैया ने दिया है, बोला आपको दे दूंगा तो मुझे नाश्ता कराएंगे। मैंने वो कागज़ उससे ले लिया और खोल कर देखा तो वो मुझे कुछ प्रेम पत्र जैसा लगा। मैंने कहा कौन से भैया? बोला पता नहीं, मैं उन्हें जानता नहीं, अभी जाऊंगा तो वो मुझे नाश्ता कराएंगे। उसके चेहरे की निश्चल मासूम हंसी देखकर मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा कि जाओ तुम नाश्ता करो और मुझे जाने दो। मैंने कॉलेज आकर उस कागज़ को खोला। उस कागज़ पे हाँ प्रेम पत्र ही था। वो उसने ही लिख कर दिया था, नीलू जी आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। ये लिख कर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब मैं आपको देखने की हिम्मत नहीं आज तक जुटा पाया तो बात तो मैं क्या ही करूँगा आपसे। तो नीलू जी बात सिर्फ इतनी सी है कि मैंने हमेशा से यही सुना था कि बिना नौकरी के तुम्हें कोई पसंद नहीं करेगा। तो अब जो मेरी नौकरी लग गई है तो मैं सोचता हूँ यह सही वक्त है आपसे बात करने का। वो दरअसल मेरा आपके घर रोज आना कोई संयोग नहीं था। हाँ मैं आपके पिताजी से मिलने ज़रूर आता था, पर कहीं ना कहीं मैं आपको देखने भी आता था और शायद चोरी से ही सही आप भी मुझे देखती ही हैं। तो अगर हम बात कर सकते हैं तो जब आज मैं आपके घर आऊँ तो आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा ही मेरे लिए हाँ होगी। अच्छा, आज शाम जब वो घर आया तो मुझे अब मुस्कुराना है और मुझे हंसी आ रही है। मैं बाबा के पास खाना लेकर गई तो उस समय तो मैं नहीं मुस्कुरा पाई, पर जब मैं खाना देकर पीछे मुड़ी तो मैंने पीछे पलटकर आंखों से इशारा किया। बस मैंने पल के झपकाकर इशारे में उसे हाँ कर दी थी। दूसरे दिन कॉलेज जाते वक्त वो मेरे पास आया मुझसे मिलने। अब दोनों साथ साथ पैदल पैदल चल रहे थे। लगभग 10 बजे का समय था। सभी अपने अपने काम पर निकल रहे थे। कोई दुकान खोल रहा था, कोई अपने काम पर जा रहा था। ऑटो की खटपट और ढेर सारी गाड़ियों के शोर के बीच में हम शांत चल रहे थे। ना सोच रही थी कि वो बोले, वो सोच रहा था कि वो पता नहीं क्या सोच रहा था। फिर थोड़ी देर बाद मैंने बोला कि तुम्हें बात करनी थी। बोला हाँ। मैंने कहा तो करो। बोला क्या? मैंने कहा अच्छा मुझसे पूछ कर करोगे क्या? बोलता हाँ। मैं हंसने लगी। ज़्यादा बातें नहीं हुई आज हमारे बीच में। मेरा कॉलेज आ गया तो मैं चली गई। अब इसी समय पर हम रोज मिलने लगे थे और वो अब शर्माते हुए मुझसे थोड़ी बातचीत कर लिया करता था। शर्माता बहुत है, पर उसकी यही सब बातें तो मुझे पसंद है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। 2 महीने गुजर चुके थे। उसकी नौकरी से बुलावा आ गया और वो फिर से चला गया। अब की बार बात कुछ और थी। एक हफ्ते तो मैं सामान्य थी, पर अब मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मुझे उससे बात करनी थी। तो मैं उससे जो भी कहना चाहती थी मैंने सब कुछ एक कागज पर लिखा और उसे भेज दिया। 15 दिन बाद उसका जवाब मिला। पहले अभी जैसे थोड़ी ना था कि फ़ोन घुमाया और सारी शिकायतें सुना दी। मैं जब गुस्सा हुआ करती थी तो सब कुछ लिख देती थी और उसका जवाब आते थे मेरा गुस्सा छू हो जाया करता था। अब हमारी बातें सिर्फ चिट्ठियों तक सीमित हो चुकी थी। मेरा कॉलेज भी खत्म होने को है और बाबा मेरे लिए एक लड़का तलाश रहे हैं। मैंने ये सब बातें उसको लिखी और कहा कि बात कर लीजिए ना घर पर, या फिर मैं करूं। वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। मेरी बाबूजी से बात करने की हिम्मत थोड़ी ना थी। तो कुछ दिनों की छुट्टियों पर वो आया और सारी चीज़ें संभाल ली। मेरे बाबा से बात की, अपने घर पर बात की और सबको समझाया और शादी के लिए राजी भी कर लिया। और 6 महीने के बाद शादी की तारीख सुनिश्चित हो गई
और फिर वो अपने कर्तव्य पर वापस लौट गया। चिट्ठियों में बातें एक बार फिर से शुरू हो चुकी थी कि तभी एक दिन मुझे एक चिट्ठी मिली कि सुनिए, बॉर्डर पर जंग छिड़ चुकी है और अब मैं कुछ दिन आपको चिट्ठी नहीं लिख पाऊंगा, अपना ख्याल रखिएगा, जैसे ही चीज़ें सामान्य होंगी मैं आपको फिर से चिट्ठी लिखूंगा। पर चिट्ठी नहीं आई। मेरा दिल बैठा जा रहा था। मेरे ही विचार मुझे काटने को दौड़ रहे थे। मैं पता नहीं क्या क्या सोचती थी। मैं खुद से खुद को डांट कर समझाने की कोशिश करती थी, क्या बताऊं। और 35 दिन बाद वो घर आ गए। तब मेरी जान में जान आई। अब शादी तक यहीं रहेंगे और ज़्यादा वक्त कहाँ बचा है अब शादी में। फिर हमारी शादी हो गई। शादी के 1 महीने बाद वो वापस चले गए। और 25 दिन बाद सीमा पर कुछ आतंकियों से मुठभेड़ में उनके दाएं कान में गोली लगी। वो फिर भी लड़ते रहे। उन्होंने 3 आतंकियों को मार गिराया और थोड़ी देर के लिए दूसरी तरफ से गोलीबारी बंद हो गई थी, तो वो उठकर देखने की कोशिश में थे, तभी एक गोली उनके सीने में आकर लगी। वो उसी स्थिति में जमीन पर गिर गए। तो उनके साथियों ने पीछे से मोर्चा संभाला और उन आतंकियों को मार गिराया। और जब उनके साथी इनके पास आए तो इनका बहुत खून बह चुका था। और जैसे ही उनके एक साथी ने इनका हाथ पकड़ा तो उनकी नाड़ी अभी भी चल रही थी। उनके साथियों ने इनका इलाज करवाया और ईश्वर की कृपा से इनकी जान बच गई। पर न जाने कितने सिपाहियों की जान आए दिन सीमा पर जाती रहती है। कुछ का तो हमें पता भी नहीं चलता है। और उनके परिवार का दुख हम लोग क्या ही समझेंगे। उम्मीद आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। ये कहानी हमारे देश के फौजियों के नाम। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू।